हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 31 अगस्त 2021 की। आज की असेसमेंट वर्कशीट 20 अंक की है जिसके अंदर 9 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक लिखे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पे लिखा है स्थिति आधारित प्रश्न। इसके अंदर 5 प्रश्न हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं, यानी कि 5 नंबर का पूरा ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ लिखा है दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफ संकलन आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे 2 रेखिक समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, इसको हमें देखना है और देखने के बाद जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना उनके हमें उत्तर देने हैं। यहाँ लिखा है ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि चित्र में किस प्रकार की रेखाएँ दर्शाई गई हैं। अब देखो यहाँ पे चित्र में कितनी रेखाएँ हैं। अब दिखने में तो लग रहा है कि एक रेखा है, पर असल में यहाँ पे 2 रेखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है केवल एक रेखा तो नहीं है, एक रेखा तो नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी होती है, तो यहाँ पे ऐसी रेखाएं तो है नहीं। समांतर रेखाएं यानी जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसी रेखाएं भी नहीं है। संपाती रेखाएं, हाँ देखो संपाती रेखाएं क्या होती है, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, संपाती रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आएगा संपाती रेखाएं। प्रश्न जो 2 है उसमें यहाँ पे लिखा है कि दिए गए रेखिक समीकरण के कितने हल हैं। तो आपको पता ही है कि जो संपाती रेखाएं होती हैं उसके अनेक हल होते हैं, क्योंकि 2 रेखाएं के आपस में क्या है, अनेक बिंदुओं पर टच करती है एक दूसरे को, इसलिए उनके अनेक हल होते हैं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अनेक हल। उसके बाद प्रश्न 3 पे आते हैं। यहाँ लिखा है दिए गए ग्राफ के लिए कौन सी स्थिति सत्य है। अब देखो आपको पता है संपाती रेखाएं में हमने बुक के अंदर जो लिखा है वो लिखा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1/B1, A2/B2 और A3/B3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे A1, A2 और A3 इसी को मान रखा है। यहाँ पे A1 हो जाएगा ये A2 और ये हो जाएगा A3, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4th यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से क्या दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से कौन सा हल है। अब देखो समीकरण हमारे पास क्या है, ऊपर वाला एक समीकरण लिख लेते हैं। हमारे पास है x + y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं फटाफट से, x + y इज इक्वल टू 5। अब x और y की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे देखो, x यहाँ पे अगर हम 1 रखें और y की जगह 5 रखें, यहाँ पे 1 और 5 रखें तो कितना आ जाएगा 6, और इस तरफ कितना है 5, यानी ये हल तो हो नहीं सकता। सेकंड में अगर हम यहाँ पे 2 रखें और यहाँ पे 0 रखें तो जोड़ने पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। इस तरफ 5 है तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में देखो यहाँ पे अगर हम x यहाँ पे हम 6 रखें और y की जगह पे कितना रखें, -1, सो 6 + -1 करेंगे सॉल्व इसको, सो प्लस माइनस होएगा माइनस, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 5, और राइट हैंड साइड पे भी कितना है 5 दे रखा है, यानी कि ये हल हो सकता है। सो सी वाला की ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसका हल क्या है, 6 और 1 -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे लिखा है दिए गए समीकरण युग्म के लिए अगर y बराबर 13 हो तो x का मान कितना होगा। अब देखो अगर यहाँ पे y का मान अगर हम 13 रख दें, यहाँ पे y के यहाँ पे हम 13 रख दें तो x का मान कितना होगा। ये जो 13 यहाँ पे प्लस का है वो जगह क्या हो जाएगा, माइनस का। सो 5 में से 13 को माइनस कर दो, कितना आएगा, -8 आएगा। सो -8 क्या है, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी है। सो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने मतलब ग्राफ को देख के सॉल्व करना था वो हमने कर लिया। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे अगला लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे एक प्रश्न 2 नंबर का है और एक 3 नंबर का है। तो जो छठा क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब आपको पता है अगर कोई समीकरण किसी समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं हो, यानी कि जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, समांतर बनेंगी। तो इसका वो फॉर्मूला भी था कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। सो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो समीकरण है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 3x + ky इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे 6x + 2y इज इक्वल टू 18। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, पर C1/C2 के बराबर नहीं होगा, ये लिख देना है। उसके बाद A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पे से लिख के निकालनी है। देखो ये रहा A1, ये रहा A2, यानी 3/6 हमने यहाँ पे लिख दिया। B1/B2 यानी K/2 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर कितना आएगा 11/18। अगर आप इसको इस तरफ भी लेके जाओगे तो ये -11 हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा, तब भी बात वही होनी है, माइनस माइनस लग जाएगा तब भी प्लस का ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर
हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। सो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, और के को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6k। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। सो के यहाँ पे जाके 6 से जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 कट जाएगा 1 बार में। सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो इस तरह से जो 6 क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व कर लिया। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ लिखा है x और y के लिए हल कीजिए। यहाँ पे हमें समीकरण दे रखे हैं 2 और इनको हमें हल करना है। अब देखो, आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सीख रखी है, आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 7वें क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखो पहले समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पे 4x - 3y = -14 और 6x + y = -10। अब क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे विलोपन विधि अपनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई समीकरण, किसी भी एक समीकरण का मतलब जो x या y की वैल्यू है वो सेम करनी पड़ेगी। तो अगर हम समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दें, यानी इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो y है यहाँ पे 3 लग जाएगा। सो ये 3y और ये ऊपर भी 3y है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने पर क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18, और यहाँ पे कितना होगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 3y, और 3 को जब 10 से करेंगे तो कितना आएगा 30, -30 आ गया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या होगा, ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3y और ये +3y, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना, 4x और 18x। देखो हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि इसमें जो y के जो साइन थे ना वो अलग अलग थे, इसलिए हमने जोड़ा। अगर सेम होते तो हम घटा देते, उसके लिए हमें नीचे सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पे साइन अलग अलग थे, इसलिए हमने डायरेक्ट इनको जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, y वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, बची सिर्फ x वाली टर्म, यानी 18 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22x आएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आएगा 44। जब x 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में। जब उसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, सो x बराबर -2 आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो यहाँ पे समीकरण 2 था ये वाला, इसके अंदर रख के क्या कर सकते हैं, x मतलब y का मान निकाल सकते हैं। अब देखो 2 को क्यों चुना, क्योंकि देखो ये काफ़ी सिंपल सा है, यहाँ पे y खाली है, इसलिए 2 के अंदर हम आराम से वैल्यू रखेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे x का मान समीकरण 2 पे रखा। अगर आप 1 में भी रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे जब, अब समीकरण 2 था क्या, देखो यहाँ पे लिखा था 6x + y = -10। सो 6x + y = -10 था, तो यहाँ पे हमने सिर्फ x का जो मान था जो कि -2 था वो यहाँ पे हमने रख दिया। उससे क्या हुआ, 6 दूनी कितना हो गया 12, और इधर कितना था, -10 था, तो ये जाके इधर क्या हो गया, +12 बन गया, क्योंकि माइनस वाला क्या हो गया, प्लस का, और -10 + 12 कितना हो गया, 2 बचा यहाँ पे, क्योंकि 12 बड़ा था इसलिए 12 बड़ा था इसलिए प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। सो y की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमने कर लिया, जो कि 3 नंबर का था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। याद रखना ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है, 5-5 नंबर के हैं, इनको बहुत ध्यान से करना है। अब यहाँ पे लिखा है निम्न समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पे 2 हमें इक्वेशन दे रखी है, दोनों समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और पता लगाना है कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, हल कितने हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अगर हम देखें, यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 7y है, यहाँ पे 14y है, यानी यहाँ पे देखो अगर हम a1/b1 की हम देखें, a/b देखें, a1/a2 क्या है, इधर b1/b2 के तो बराबर है, पर c1/c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो रेखाएं बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी समांतर रेखाएं। आप पहले समझ लेना ये चीज़ें कि आपका जो हल आने वाला है, आपका एक भी हल नहीं आएगा, कोई भी हल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रेखाएं समांतर होगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए यहाँ पे देखो दोनों समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, पहला और दूसरा दोनों। तो समीकरण 1 से जो पहला समीकरण है उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले हमें x या y को किसी एक को खाली करना पड़ेगा। सो x को खाली करना ज़्यादा ईजी था, तो y वाली चीज़ जो y वाला टर्म है उसको उस तरफ ले गए, इसको भी उस तरफ ले गए। तो दोनों क्या हो गए, देखो जो माइनस का था वो प्लस हो गया, और ये जो प्लस वाला था वो हो गया माइनस। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब हम y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और x की अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम y की जगह पे 0 रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, बचेगा कितना 28, और 28 कितना 4 की टर्म 28 आता है 7 बार में, तो आंसर कितना आएगा -7। तो पहला हल कितना हो गया, अगर x का -7 आया और y का कितना आया 0, पहला हल हमारा आ गया। उसके बाद x अगर हम y की जगह पे 4 रख दें तो 7 कितना हो जाएगा 28, और 28 में से 28 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0।
सो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0, यानी x का 0 और y का कितना आ गया 4। यहाँ पे हमारे दो सोल्यूशन आ गए, एक ये और एक ये। सो पहले समीकरण से हमारे दो सोल्यूशन आ गए, यानी इसका ग्राफ आराम से बन सकता है। अब हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 हमें यहाँ पे दे रखा था 8x - 14y - 30 = 0। अब इसको अगर हम पूरे को 2 से डिवाइड कर दें तो जो समीकरण है थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि सब में से देखो सब सारे टर्म्स क्या है 2 से डिवाइड हो रहे थे। तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया 4x, यहाँ पे आ गया 7y और यहाँ पे आ गया 15। उसके बाद वही करेंगे, x या y को किसी एक को खाली कर लेंगे। यहाँ पे x को खाली करा है तो देखो ये दोनों चीज़ें दोनों माइनस की थी तो उधर के दोनों प्लस के हो गए और डिवाइड में कितना आ गया 4। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे। पहले अगर हम y की जगह पे -1 रख दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा -7 और -7 और +15 कितना होगा 8 और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। सो पहला आंसर कितना आ गया 2 एंड -1। उसके बाद इसी समीकरण के अंदर हम y की वैल्यू अगर 1 रख दें सो x का मान कितना आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.5, यानी दूसरा जो हल हमारा है वो आ गया इतना। अब इसको अगर तुम चाहो तो आप चाहो तो टेबल में लिख दो, यहाँ पे एक्स वाई वाला टेबल बना दो, यहाँ पे चाहो तो ग्राफ के अंदर बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं फटाफट से। ग्राफ इस तरीके से बनेगा इसका। यहाँ पे जो पहला समीकरण हमने सॉल्व किया था उसके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं और जो सेकंड समीकरण हमने हल किया था उसके जो हल है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सो देखो फटाफट से, जो पहला जो समीकरण था उसके पॉइंट्स क्या है -7 और 0। सो x का -7 ये रहा और 0 y का 0 यही है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था 0, दूसरा हल था 0 और 4, यानी x का 0 और y का 4। x का 0 तो ये रहा और y का 4 ये रहा, यानी ये 2 पॉइंट हो गए। स्केल से बहुत ध्यान से इसको मिला देना तो एक ये रेखा खिंच जाएगी और यहाँ पे ये जो समीकरण था आपको वो भी यहाँ पे लिखना है और ये जो पॉइंट्स है उनको भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा समीकरण है जो कि यहाँ पे दे रखा है ये वाला, इसके पॉइंट्स लिखने हैं। सो पहला पॉइंट क्या था 2 एंड -1, x का 2 और y का -1। सो x का 2 तो ये रहा यहाँ पे और y का -1 ये रहा, यानी पॉइंट रहा यहाँ पे, ये रहा पॉइंट हमारे पास। और दूसरा पॉइंट है 5.5 एंड 1। सो x का 5.5 कहाँ है, देखो 5 और 6 के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं पे 5.5, और y का 1 कहाँ है, y का 1 ये रहा ऊपर। सो ये रहा पॉइंट, इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो ये भी एक तरह से लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, मतलब इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद एक लाइन और बन जाएगी है और जो समीकरण है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब बहुत ध्यान से आप देखो, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहीं पे काट नहीं रही है। अगर एक दूसरे को कट करती तभी कोई हल बनता, तो इनके कोई भी हल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वही हमने सॉल्व कर लिया। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से बना देना है अच्छे से। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि लिखा है कि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर तथा हर में से 2 घटाने पर भिन्न का मान 2 हो जाता है। भिन्न का हर अंश के दुगने से 1 अधिक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम होगा हमारा समीकरण बनाना। इसके अलग अलग हमें 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे और फिर उन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, अब देखो आपको क्या करना है इसमें, माना भिन्न को आपको मान लेना है x, मतलब भिन्न का जो अंश है उसको x मान लेना है और भिन्न का जो हर है उसको मान लेना है y, और x को जब y से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भिन्न है वो भी आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे वही करना है, अंश को हमने x मान लिया और हर को मान लिया y। अब प्रश्न अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम। अब उसने क्या कहा था कि अगर ऊपर वाले मतलब अंश में 4 जोड़ दें और हर में से 2 घटा दें तो जो भिन्न का मान है वो 2 हो जाता है। तो वो हमने यहाँ पे पहला जो समीकरण है वो बनाने की कोशिश करी है इस तरीके से। यहाँ पे अंश में हमने 4 जोड़ा है, हर में से 2 घटाया है, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। 1 को जब x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 ही आएगा, और 2 को जब y - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को बाहर लिख लेना है और 2 को अंदर बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y, और 2 को जब 2 से करेंगे तो आएगा 4, 2 to the 4 और माइनस का साइन लगा दिया हमने आगे। अब x वाले टर्म यानी x वाला ये रहा टर्म और ये y वाला है, y वाले को हमने इस तरफ ले गए और ये प्लस का 4 है उसको उधर ले गए तो क्या हो गया -4। अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। सो -8 यहाँ पे आंसर आ गया। तो जो पहला समीकरण है वो इस टाइप से हमारा बन गया x - 2y = -8। अब जो दूसरा समीकरण है वो तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने एक लाइन यहाँ पे कही थी, उसने यहाँ पे एक लाइन कही थी कि भिन्न का जो हर है वो अंश के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि तो बहुत सिंपल सी बात है। तो जो भिन्न का जो हर है हमने जो y माना है वो अंश के दुगने से 1 अधिक है, तो हम जो अंश था x उसको हमने डबल कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया, तो दूसरा समीकरण भी आराम से आ गया।
अब इसको अगर हम मतलब प्रतिस्थापन विधि से करें तो काफ़ी आराम से आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पे y देखो ऑलरेडी खाली है। तो यहाँ पे हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। y का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे सीधा। अब y का मान जो समीकरण 1 में हम रखेंगे, सो समीकरण 1 तो ये रहा यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। सो x के यहाँ पे x हो गया, माइनस का 2y के यहाँ पे माइनस का 2y, और जो y था यहाँ पे y का मान कितना था 2x + 1, वो हमने यहाँ पे रख दिया। इक्वल में कितना आ गया माइनस का 8, माइनस का 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4x और माइनस का 2। जब इसको सॉल्व करेंगे x वाला टर्म ये रहा, ये x में से 4x को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 3x, और ये जो माइनस का 2 इधर माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -6। सो इस तरह से जो x की वैल्यू आने वाली है, अब जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, माइनस से माइनस कट जाएगा। सो जो x का मान आएगा वो आ गया 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 2 में रखो चाहे 1 में रखो आंसर आ जाएगा। 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि देखो 2 समीकरण में क्या है, डायरेक्ट हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो बहुत आसानी से y का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे रख देंगे। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पे 2 रख दिया हमने, 2 से कितना हो गया 4, और 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी y का मान कितना आ गया 5। x का मान 2 आ गया, y का मान 5 आ गया, और हमें भिन्न निकालनी है। तो भिन्न क्या थी x/y। सो x यहाँ पे 2 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया, तो हमारी जो भिन्न है वो आ गई 2/5। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। काफ़ी ज़्यादा देखो इस बार की जो वर्कशीट थी वो काफ़ी मॉडरेट थी, ना ज़्यादा डिफिकल्ट बोल सकते ना ही ज़्यादा ईजी, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत ध्यान से खुद से भी करनी है, इसको खुद से सॉल्व करना है, और अगर नहीं समझ में आ रही तो इस वीडियो की हेल्प ले लेनी थी। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।